हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग। मैं हूं किरण और आज हम बात करने वाले हैं हमारे पार्ट 4 के बारे में, जो इंट्रोडक्शन टू बेसिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट 4 रहेगा। पिछले वीडियो में हमने जैसे देखा कि वहाँ पे हम टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद टेबल्स को अल्टर अपडेट इंसर्शन रिकॉर्ड्स हमने किए, उसके बाद टेबल का फॉर्मेट कैसे होता है वो देखा, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है वो देखा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें ही हमें पता चलता है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम क्या होता है कि जो कि डेटा हमने स्टोर किया हुआ है टेबल के फॉर्मेट में, उसको उसी डेटा को अनदर पीस ऑफ डेटा को रिलेट करते हैं, तब उसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, देखो, इट्स अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट कैन अलो अस टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस डेटा इन रिलेशन टू अनदर पीस ऑफ डेटा इन डेटाबेस। और इसका एक सिंपल सा जो कि एग्जांपल है वो है टेबल। ठीक है, तो हमने जो टेबल बनाया था उसमें देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस कैसे आ सकता है। ठीक है, अभी ये देखिए, ये हमने टेबल बनाया था। मैं इसकी क्वेरी करता हूँ। ये देखिए, ये हमें रिलेशन कैसे दिखाता है। तो यहाँ पे हमने डेट कॉलम लिखा है, नेम कॉलम लिखा है, एड्रेस लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये रिलेट करता है। ये अभी नेम का जो कॉलम है, ये इसका नाम राहुल है। राहुल को हमें उसका मोबाइल नंबर चाहिए, तो ये मोबाइल नंबर के कॉलम से रिलेट करता है। यानी ये क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ये जो टेबल है, ये टेबल हमारा रिलेशन में आता है। सब रिकॉर्ड्स जो है वो रिलेशन में आते हैं, इसके लिए इसको कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, और एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे देखिए, इस डेटाबेस में, इस टेबल में अगर हमें एक रिकॉर्ड अपडेट करना है, अपडेट अगर अपडेट करना है यानी मुझको मोबाइल नंबर अगर अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपडेट सेट मोबाइल नंबर इज इक्वल टू, मैं मोबाइल नंबर देता हूँ दूसरा। ठीक है, मैंने कुछ मोबाइल नंबर दिया। अपडेट के लिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपने टेबल का नाम देना है। देखिए, यहाँ पे टेबल का नाम दिया। अभी इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे रिलेशन कैसे आता है, देखो यहाँ पे अगर ये मुझे रिकॉर्ड अपडेट करना है, या तो मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ, इसके नेम से, या तो मैं इसके आईडी से रिलेट कर सकता हूँ। अभी तो हमने यूनिक आईडी लिया है और यहाँ पे यूनिक हमें नेम मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं रिलेट करता हूँ। ये रिलेशन कैसे काम करेगा, वेयर करता हूँ, तो वेयर में पता चलता है कि बाबा मेरा नेम जो है वो नेम डिफरेंट है, उस डिफरेंट नेम के अगेंस्ट जो मोबाइल नंबर होगा वो ही मुझे अपडेट करना है। तो ये जो रिलेशन है, इसको ही कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा कुछ नहीं है। तो टेबल एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि रिलेट करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे ही राहुल वेयर नेम इज इक्वल टू, ये किया मैंने, राहुल जाधव। ठीक है, अभी देखिए ये सेम उसी एक रो को अफेक्ट करेगा। ये हो गया, एक सिंगल रो को अफेक्ट कर दिया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। जहाँ पे कि आपको डेटाबेस एक दूसरे के रिलेशन में मिलेगा, जो कि हमें वहाँ पे डेटा को एक स्ट्रक्चर में रखने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ये अभी डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड है, यानी एक टेबल के फॉर्मेट में है और स्ट्रक्चर किया गया है, इसके लिए हम इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। एसक्यूएल एक अच्छा एग्जांपल है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें डेटाबेस में जो भी हम रिडंडेंट डेटा लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले इसमें देखा था कि हमने एक स्टूडेंट का एक टेबल बनाया और उस टेबल में रिडंडेंट वैल्यूज़ थे, उस वैल्यूज़ को कैसे ओवरकम किया जाए। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे लिखा है, नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग द रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन सेट ऑफ रिलेशनल और अ सेट ऑफ रिलेशंस, यानी एक दूसरे का जो रिलेशन है
कॉलम्स का रहेगा या तो रो का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है ये हम देखते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे पार्ट्स है। फर्स्ट एनएफ 1NF यानी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन है, सेकंड नॉर्मलाइजेशन है, थर्ड नॉर्मलाइजेशन है, फोर्थ नॉर्मलाइजेशन है। हम वन बाय वन जाएंगे, आज देखेंगे सिर्फ फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो इसमें जनरली क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट का एक टेबल किया गया है। ये हम मान लेते हैं स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का एक टेबल बनाया हमने, जहाँ पे कि क्या है, स्टूडेंट का नंबर है, नेम है, फ़ोन नंबर है, स्टेट है और कंट्री है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है देखिए, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में मुझे जो स्टूडेंट का फ़ोन नंबर मिल रहा है ये मल्टीपल है, एक ही रो में मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। ठीक है, एक ही रो में मल्टीपल रिकॉर्ड्स आते हैं जब, तो उसको क्या कहते हैं, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेटा रिडंडेंट है। अब इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, यानी उसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करना है हमें, तो हमें डिवाइड करेंगे इस फॉर्म में। ये फॉर्म में देखिए, आपकी स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन थी, सेम इन्फॉर्मेशन को दूसरी तरह से हमने लिखा है, जहाँ पे कि क्या हुआ कि राम का जो, हमारे रोज तो बढ़ गए लेकिन जो हमारा जो डुप्लीकेट डेटा था वो वहाँ पे ओवरकम हो गया, यानी डुप्लीकेट डेटा को हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड में स्टोर कर दिया। यानी कि क्या हो गया, वो नेक्स्ट रो अलग सा बन गया, तो यहाँ पे रिडंडेंसी रिड्यूस हो गई। अगर यहाँ पे क्या करता हूँ, राम के फ़ोन नंबर को मैं ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे रिडंडेंट डेटा आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स है सिंगल रो में, जो कि हम एक्सेस नहीं कर सकते इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल सिंपल सा दिया गया है। ये नेम AEM के नेम है। यहाँ पे कोर्स क्या दिया है, ए को C1 है, C2 है, यहाँ पे C3 है, C2 है, C3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आपको करना है, तो क्या होगा, इस डुप्लीकेट को हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू रो में इंसर्ट करके लेना पड़ेगा। न्यू रो इन द सेंस क्या है, यहाँ पे देखिए सेम नेमिंग का रिकॉर्ड हमने और एक कर लिया और उसको अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को डिफरेंट रिकॉर्ड में स्टोर कर दिया। ठीक है, हमारे कॉलम तो सेम ही रहेंगे लेकिन सिर्फ हमारे रिकॉर्ड्स बढ़ जाएंगे, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी अभी जब भी आप ऐसे आप अगर एक्सेस करना चाहते हो कि यहाँ पे कौन से कोर्सेस है जो कि नेम ए के पास है, तो ऐसे आप अगर एक्सेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दो कोर्सेस हमें ए वाला बंदा कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट डेटा रहेगा, रिडंडेंट डेटा रहेगा, तो उसको फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में मान नहीं सकते हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रिलेशन बताता है, एक दूसरे का रिलेशन बताता है। तो इसको नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं। सेपरेट करने की बात जब आती है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में, तो हर एक कॉलम हमारा ऐसे सेपरेट फॉर्म में रहना चाहिए, ना कि ऐसे इस फॉर्म में। इस फॉर्म में क्या है, रिडंडेंट डेटा है, जो कि एक ही रो में मल्टीपल वैल्यूज रखे हुए हैं। एक ही रो में मल्टीपल वैल्यूज रखेंगे तो क्या होगा कि आप जब वो मल्टीपल वैल्यूज का रो एक्सेस करना चाहते हैं, वहाँ से एक सिंगल वैल्यू आपको चाहिए, तो यहाँ पे मिल नहीं सकती। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपको C2 अगर एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको क्यूरी करने में बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन उसको अगर आप कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बाबा ए वाले बंदा जो है वो कौन सा कोर्स कर रहा है। अगर आपको C2 कोर्स का जानना है तो C2 कोर्स का आप ले सकते हैं कि वेयर इसका कोर्स जो है C2 है। ठीक है, वेयर क्लॉज हम यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वेयर क्लॉज डालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें डेटा रिडंडेंसी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कि डेटा रिडंडेंट होना जाए टेबल में। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल आपके मोबाइल नंबर है, उसको उसने क्या डिवाइड करके नेक्स्ट लेवल पे लाया गया है। तो इसको कहते हैं कि बाबा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए,
इसमें तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फ़ोन नंबर जो है उसमें मल्टीपल है, लेकिन उसका स्टेट जो है एक ही सिंगल है। तो यहाँ पे क्या होगा अभी, जब आप इसको सिंगल रिकॉर्ड को लेना चाहेंगे, यानी मुझे इस स्टूडेंट का फ़ोन नंबर चाहिए, कौन सा, 98717178, ये जो फ़ोन नंबर है ये चाहिए, तो आपको डुप्लीकेट यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। आप कैसे एक्सेस करोगे, कौन सा वेयर क्लॉज डालोगे, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए हमने इसको फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपल सी एक क्वेरी करनी है कि वेयर यहाँ का उसका जो मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर ये चाहिए, तो उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म ही आता है, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी आता है, फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी आता है। उसके बाद 12 कॉर्ड रूल भी आते हैं, जो कि हमें हमारे टेबल क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंस रोल अदा करते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है उसमें मैं वही बात करूँगा कि बाबा ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स कितने हैं। उसके बाद हम जाएंगे कि रिलेशनशिप, जैसे हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा है, वहाँ से प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन कैसे होता है, कैसे एक सिंगल रिकॉर्ड यानी एक सिंगल कॉलम का रिलेशन दूसरे कॉलम में कैसे मैपिंग कर सकते हैं हम। यानी कि क्या है कि एक टेबल में मल्टीपल मैपिंग भी हो सकती है। ऐसे नहीं है कि सिंगल टेबल में एक कॉलम दूसरे कॉलम पे डिपेंडेंट नहीं है या है, ये हो सकता है, एक ही कॉलम दूसरे कॉलम में डिपेंडेंट हो सकता है। तो उसमें फॉरेन की क्या होती है और उसमें प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है। यूनिक कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट होता है यहाँ जहाँ पे कि आपको हर एक जो वैल्यू रहेगी कॉलम में, जहाँ पे कि यहाँ देखिए ये जो वैल्यू रहेगी कॉलम में, यहाँ पे ये यूनिक रहनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट करते हो, जैसे हमने नॉट नल देखा, नॉट नल क्या होता है, जब आपको इस एक पर्टिकुलर कॉलम में आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन नल वैल्यू जो होता है यानी कि वैल्यू ही नहीं वहाँ पे, तो ये आपका स्पेस जो है या तो वहाँ पे आपका जीरो वैल्यू है, उससे अलग है नल वैल्यू। जीरो अगर वैल्यू डालते हो तो वो नल वैल्यू नहीं होती, वो जीरो वैल्यू मानी जाती है। नल वैल्यू क्या होती है, जीरो ये बुलियन वैल्यू मानी जाएगी वहाँ पे। जीरो और वन, वन के फॉर्मेट में अगर आप वैल्यू इंसर्ट करोगे तो उसको हम बुलियन वैल्यू मान सकते हैं। लेकिन नल वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप इंसर्ट नहीं की तो उसको नल वैल्यू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वो कंस्ट्रेंट दिया था कि यहाँ पे मुझे नल वैल्यू नॉट नल नहीं होना है। तो नॉट नल जैसे ही आप इंसर्ट करते हो तो वहाँ पे अगर वैल्यू नहीं है तो आपको वो एरर देता है, जो कि लास्ट प्रैक्टिकल में हमने देखा था कि वो नल वैल्यू इंसर्ट नहीं करता है जब आप नॉट नल कंस्ट्रेंट देते हो वहाँ पे। अभी यहाँ पे जो आपका रो है, रो क्या कहा जाता है, ये जो है ये रो है। तो रो क्या होता है, वो थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स जो रहते हैं टेबल में, उसको रो कहते हैं। ईच एंड एवरी रिकॉर्ड हैज़ अ पर्टिकुलर रो। ये देखो, ये सिंगल रो है फर्स्ट वाला, उसमें एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है। ये सारे जो रिकॉर्ड्स है उसको हम रो वाइज रिकॉर्ड्स को रो कहते हैं। कॉलम में क्या है, कॉलम में उसका जो एट्रीब्यूट रहता है वो अलग अलग रहते हैं, और कॉलम के लिए उसके डेटा टाइप्स भी अलग अलग रहते हैं। कॉलम्स यानी इंफॉर्मेशन, जो कॉलम की इंफॉर्मेशन है वो हमें कुछ ना कुछ दर्शाती है कि ये कॉलम किसके लिए है। इन द सेंस नेमिंग में देख, यहाँ पे नेम लिखा है, नेमिंग में नीचे क्या आ रहा है, बहुत सारे बंदों का नेम आ सकता है। उसके बाद ये एड्रेस का कॉलम है, एड्रेस में उस कॉलम में पर्टिकुलर एड्रेस आएगा। इसका वर्कैर टाइप क्या है, यानी वर्कैर टू वर्कैर रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, इसके बाद ये इंटीजर रहेगा। ऐसे जो डेटा टाइप्स को हम बताते हैं कि बाबा ये एट्रीब्यूट ऐसे ऐसे वर्क करता है। जब एट्रीब्यूट यहाँ पे आता है तो उसको बोलने का हमको कॉलम दर्शाता है। ये एट्रीब्यूट जब आता है तो हमें वो कॉलम दर्शाता है, यानी कॉलम और रो को मिला के हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, हमारा पूरा टेबल क्रिएशन। ये टेबल क्रिएशन पिछले वीडियो में हमने देखा गया। तो इसके लिए हमें है बहुत बहुत ही इजी आज जा रहा है, क्योंकि बहुत ही समझने में कठिनाई नहीं आ रही है कि ये क्या कैसे वर्क करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे मैं मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर दूंगा सिंगल रो में, यहाँ पे कोल्हापुर और इसमें ही अगर मैं इंसर्ट कर दूँ कॉमा करके दूसरा कुछ तो रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूँ, तो वहाँ पे मुझे एक देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इंसर्ट इनटू हमारा जो टेबल नेम रहेगा ये कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है, कॉपी किया मैंने। और यहाँ पे हमें इस सारे जो रोज़ है मेरे उनका नेम देना है, जो कि आपका आईडी है। आईडी जो है आपका वो आईडी आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेंस वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूज़ रहेंगी, वैल्यूज़ क्या रहेगी मेरी, यहाँ पे देखिए पहला तो मेरा डेट टाइम है, तो डेट टाइम क्या करेंगे आप, आज का डेट रखेंगे 22 कॉमा आज का 05,2021, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, नेम है, नेम को क्या डालेंगे हम, यहाँ पे अभी अभिजीत डालते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, एड्रेस है, एड्रेस को क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डालता हूँ पुणे स्लैश कॉमा मुंबई, ठीक है। ये आपको 1NF का फॉर्म मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, मोबाइल नंबर 02014567 ऐसे कुछ डालते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूँ, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया क्योंकि ये 10 रिकॉर्ड्स उतना ही लेता है, ठीक है। ये देखिए इंसर्शन कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुणे और मुंबई से अभिजीत है करके मुझे पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे मुंबई लोकेशन करना है, तो मैं कैसे करूँ। यानी ये जो मुंबई लोकेशन है, अभिजीत मुंबई को कब गया था, ऐसे कुछ मैंने क्वेरी करना है तो करने को नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना है, हमें ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को अलग अलग रो में डिस्ट्रीब्यूट करके लेना है। ये जो रिकॉर्ड है इसको कॉमा लेके हम मुंबई नहीं डाल सकते, इसको 1NF में नहीं रहेगा। ये क्या हो गया है आपका, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इन द सेंस यहाँ पे रिडंडेंट वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएगी जैसे ही आप एक्सेस करोगे। अभी देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ मुंबई चाहिए, तो मैं क्यूरी क्या करूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपके टेबल का नाम रहेगा, ठीक है, टेबल का नाम वेयर एड्रेस इज इक्वल टू मुंबई, ठीक है। ये एड्रेस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रिडंडेंट वैल्यू है। अगर इसको ही हम अपडेट कर देते हैं उस टेबल को, क्या करेंगे हम अपडेट करेंगे इस टेबल को, पहले तो टेबल को देखिए, अपडेट क्या करेंगे, हमारा जो है एड्रेस, ठीक है। ये क्या करूँगा मैं, एड्रेस रहेगा, एड्रेस को क्या करेंगे हम अपडेट करेंगे, यहाँ पे पुणे डालेंगे, ठीक है। नेम क्या है हमारा, अभिजीत, ठीक है। ये रिलेशन दिखाता है, वेयर आप कंडीशन डालते हैं तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है करके हमें पता चलता है। ये पुणे का हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक सिंगल रिकॉर्ड मुंबई के लिए इंसर्शन करते हैं, ठीक है। ये मुंबई के लिए और एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो अब देखिए, अब अगर मुझे मुंबई का इंफॉर्मेशन चाहिए तो वेयर एड्रेस इज इक्वल टू मुंबई डालता हूँ तो मुझे पूरा एक सिंगल रिकॉर्ड मिल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल NF 1NF नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं इसको। यानी डेटा इंटीग्रिटी में ये बहुत काम आता है। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको बताना था मुझे कि बाबा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करेंगे, प्राइमरी की यूनिक की कंस्टेंट क्या होता है, प्राइमरी की कंस्टेंट क्या होता है, उसके बाद हमारा जो आता है वो फॉरेन की कंस्टेंट क्या होता है। यानी उसके नेमिंग पे ही छुपा रहता है उसका मीनिंग। जैसे ही मैं कहता हूँ कि फॉरेन की इन द सेंस क्या है, फॉरेन की का रिलेशन इन द सेंस क्या होता है कि एक टेबल का कॉलम का रिलेशन दूसरे टेबल के कॉलम से आ सकता है, तो उसको बोलते हैं कि फॉरेन की रिलेशनशिप। यानी एक टेबल में
उसका एक रिलेशन रहेगा और दूसरे टेबल में उसी कॉलम का रिलेशन दूसरे टेबल में दूसरे कॉलम के साथ रहेगा। यानी इस डेटाबेस में जो कुछ भी चेंज करना चाहते हो आप, वो पहले हमें रिलेट देखना पड़ता है कि उस फॉरेन की को कुछ इम्पैक्ट होता है क्या। तो उस इम्पैक्ट को ध्यान में रख के हमें उस डेटा में डिलीट ऑपरेशन या अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसके लिए आज की जानकारी इतनी ही थी कि बाबा ये आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझना था कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये क्यों यूज होता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन एक बेसिक फॉर्मेट है जहाँ पे कि आपको क्या करना है, आपके डेटा को रिडंडेंट होने से बचाना है और उसको एक स्ट्रक्चर में लाना है, जैसे कि आप वो डेटा एक्सेस करते हो तो अप्रोप्रिएट डेटा आपको आउटपुट में मिल जाए। यानी कि मैं डेटा को ऐसे फॉर्मेट में स्ट्रक्चर करूँगा जहाँ से कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, लेकिन मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में भी मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड एक्सेस करते समय इजीली एक्सेस हो जाना चाहिए। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स रहते हैं, ये बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। ये 1NF हो गया, ये 2NF हो गया, ये 3NF हो गया, 4NF हो गया। उसके बाद कॉर्ड रूल्स रहते हैं, 12 कॉर्ड रूल्स, ठीक है। ये कॉर्ड रूल्स हमें टेबल क्रिएशन के वक्त बहुत यूज़फुल रहते हैं। उसमें बताया गया है कि टेबल क्रिएशन करते समय कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सब नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हम देखेंगे और उसमें हम बहुत सारे आगे के और टॉपिक्स भी कवर करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये टॉपिक्स भी हमें कवर करने हैं। कौन सा है, हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और की कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म आप जब प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखेंगे तो हमने जैसे आज देखा, तो इसमें क्या हुआ कि हमें यहाँ का रिलेशन पता चला कि ये कैसे काम करता है। तो वैसे ही EAR डायग्राम यानी क्या है, उसका भी सेम मीनिंग है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो वो डायग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड NF फॉर्म में हम देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है और कैसे हमें हेल्प करता है हमारे टेबल के क्रिएशन में। और उसके बाद जो है एक एक सिंगल टॉपिक पे मैं एक एक वीडियो बनाते जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपके इस वीडियो को मुझे कमेंट में बताइए आपको वीडियो ये कैसा लगा। अगर आपको कुछ टॉपिक्स सूझते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड है तो वो टॉपिक मुझे बताइए, उसमें मैं वीडियो करके आपको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।